एक एग्जांपल लेते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हेलो, क्या ये आवाज इको कर रही है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ रहे थे हम लोग, समझना। एक क्लोज्ड सिलेंडर है, राइट, जिसकी एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है। इसका जो बेस एरिया है दोनों तरफ का वो ए है, ठीक है। इस सिलेंडर के लिए हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज ई नॉट आई कैप, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ये सिलेंडर रखा हुआ है, क्लोज्ड सिलेंडर है। फाइंड आउट टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स अक्रॉस दिस सिलेंडर। अब समझना, अब ये क्लोज्ड सरफेस है, पूरे सरफेस के लिए फ्लक्स निकालना है। इसमें आप देखो सरफेस के 3 एलिमेंट हैं, ठीक है। एक तो ये सरफेस हुआ, ये 1 2, और तीसरा कौन सा है, पूरा जो कर्व्ड सरफेस है वो तीसरा है, ठीक है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। सरफेस वेक्टर की डायरेक्शन किधर ले, तो आपको बताया था मैंने कि क्लोज्ड सरफेस के केस में आउटवर्ड नॉर्मल को डायरेक्शन लेंगे, तो सरफेस 1 के लिए वेक्टर इधर होगा, सरफेस वेक्टर। सरफेस 2 के लिए इस तरफ होगा, और सरफेस 3 के लिए इस तरफ, ठीक है। तो फ्लक्स निकालना है तो तीनों सरफेस के फ्लक्स निकालेंगे और उसका सम कर देंगे। तो फ्लक्स फॉर सरफेस 1, वेक्टर इधर है, सरफेस वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में, तो डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा माइनस ई ए कॉस थीटा कितना, -1, इसलिए माइनस ई। और सेकंड सरफेस के लिए फील्ड भी इसी तरफ, तो प्लस ई ए। और जो थर्ड सरफेस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की नॉर्मल है। जो कर्व्ड सरफेस है उसमें आप कोई भी एलिमेंट लो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के नॉर्मल होगा, इसलिए उसके लिए फ्लक्स 0। सो टोटल फ्लक्स क्या हो गया, 0। सो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर दिस सिलेंडर इज 0, ठीक। इसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के टर्म में भी समझा जा सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी होंगी, अभी आगे मैं बताऊंगा आपको कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी क्लोज्ड सरफेस में इंटर करती है तो उसको हम नेगेटिव फ्लक्स कहते हैं, और जब वो बाहर जाती है तो पॉजिटिव फ्लक्स होगा। तो जितनी लाइंस इंटर कर रही है उतनी लाइंस बाहर भी जा रही है कट करके, दैट मीन्स टोटल फ्लक्स क्या हो गया, 0, ठीक। अब इसी तरह की प्रॉब्लम है, थोड़ा चेंज कर देते हैं। E नॉट एक्स आई कैप, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक। और उसी सिलेंडर के अक्रॉस फ्लक्स निकालना है, ठीक। उस सिलेंडर को हमने इस तरह से रखा है कि उस सिलेंडर की एक्सिस एक्स एक्सिस से कोइंसाइड हो रही है,
और जो दो प्लेन सरफेस हैं, अगेन उसके एरिया को मैं ये कह रहा हूं, दोनों प्लेन सरफेस के, एक तरफ का फ्लैट सरफेस एक्स एक्सिस को x इक्वल टू ए पर कट करता है और दूसरा प्लेन सरफेस x इक्वल टू 2a पर कट करता है, मतलब उसकी साइड हो गई 2a, सॉरी a, ठीक। तो इस सिलेंडर के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा ये बताना है आपको। तो यहां पर फ्लक्स लेना है, अगेन तीन सरफेस है हमारे पास, ये एक फ्लैट सरफेस 1, ये फ्लैट सरफेस 2 और तीसरा जो है वो कर्व्ड सरफेस। तीनों का सरफेस वेक्टर पहले हम देख लेंगे, तीनों के लिए फ्लक्स निकाल लेंगे। तो एक एक करके, पहले फ्लक्स सरफेस 1 के लिए, सरफेस वेक्टर इधर है और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा तो x की वैल्यू a है वहां पर, तो x की वैल्यू a पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E नॉट आई कैप। तो डॉट प्रोडक्ट लोगे तो फ्लक्स आ जाएगा माइनस E नॉट a। दूसरे सरफेस के लिए, सरफेस वेक्टर इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो एट x इक्वल टू, सॉरी ये a था, E नॉट a हो जाएगा, ठीक। x इक्वल टू 2a पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 2 E नॉट a आई कैप। और सरफेस वेक्टर और फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में, तो डॉट प्रोडक्ट लोगे मिलेगा प्लस, ठीक है। और थर्ड जो सरफेस है, सरफेस वेक्टर फील्ड के नॉर्मल डायरेक्शन में, तो फ्लक्स 0। सो टोटल फ्लक्स हो गया यहां पे E नॉट a इंटू कैपिटल ए। तो टोटल फ्लक्स जो है पॉजिटिव, ठीक है। तो इस तरह से हमें क्या करना है, जितने भी सरफेस के एलिमेंट है सबके लिए फ्लक्स निकालना होगा और ऐड करना होगा, ठीक। तो गॉस लॉ समझने के लिए एक स्टेप जो है दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसको हमने समझ लिया। अब उसके आगे बढ़ते हैं हम, राइट। एक स्फीयर है, ठीक है, मतलब इमेजिनरी सरफेस है, उसके स्फीयर पर पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है प्लस Q, ठीक है। हमें बताना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स अक्रॉस दिस गिवन स्फीयर। इस स्फीयर के सेंटर पर पॉजिटिव चार्ज रखा है प्लस Q, इलेक्ट्रिक फ्लक्स अक्रॉस दिस स्फीयर, राइट। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसा होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी क्लोज्ड सरफेस के लिए हमने डिफाइन किया था E डॉट ds का इंटीग्रेशन पूरे सरफेस पर, राइट। तो हम क्या करते हैं, सरफेस को कई सारे एलिमेंट्स में तोड़ देंगे, हर एलिमेंट के लिए E डॉट ds फ्लक्स डिफाइन करेंगे और सबको ऐड कर देंगे, राइट। तो देखो, जैसे यहां पर एक सरफेस एलिमेंट ले रहा हूं मैं, इसका एरिया वेक्टर रेडियल डायरेक्शन में होगा बाहर, राइट। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिफाइन करना है मुझे, सिर्फ एक ही चार्ज है तो इसी का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पे, राइट। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी रेडियल डायरेक्शन में ही होगा। ऐसे अगर मुझे यहां डिफाइन करना है तो यहां पर एक एरिया वेक्टर लो, एरिया वेक्टर रेडियल डायरेक्शन में, और उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेक्टर है ये भी रेडियल डायरेक्शन में। तो आप देख रहे हो स्फीयर के हर पॉइंट पर E और ds सेम डायरेक्शन में है, तो फ्लक्स इज इक्वल टू E डॉट ds का इंटीग्रेशन, ठीक है। E और ds सेम डायरेक्शन में है, तो डॉट प्रोडक्ट में जो cos थीटा आएगा, cos थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी। एक और चीज, के सेंटर पे रखा है चार्ज, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे स्फीयर पर सेम होगा, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर सेम है पूरे स्फीयर पर, तो E को बाहर कर दो, इंटू ds का इंटीग्रेशन, ds मतलब एरिया,
पूरे एरिया को जोड़ दोगे तो टोटल एरिया आ जाएगा। तो जो फ्लक्स हो जाएगा दैट इज इक्वल टू E इंटू 4πr²। r इसकी रेडियस, ठीक है। नाउ इसके आगे फ्लक्स को मैं लिखूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉइंट चार्ज का r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, दैट इज q/4πε0r², ठीक है, इंटू 4πr²। तो फ्लक्स हो जाएगा q/ε0, ठीक है। मतलब ये हुआ कि इस स्फीयर के लिए इस पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा q/ε0, ठीक है। अच्छा एक और चीज, फ्लक्स हमने निकाल लिया, अब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के थ्रू मैं इंटरप्रेट करूंगा। मैंने ऑलरेडी बताया आपको कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज प्रोपोर्शनेट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। फ्लक्स ज्यादा है मतलब लाइंस जो इसको कट कर रही है वो ज्यादा होंगी, ठीक है। अब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के थ्रू हम समझते हैं, राइट। तो यहां पर हमने चार्ज रखा है +q, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होगी, सिर्फ एक ही पॉइंट चार्ज आइसोलेटेड है, तो जो लाइंस है वो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी, पॉजिटिव है इसलिए, ठीक है ना। तो हमने 8 लाइंस बाहर निकलती हुई दिखाई है। तो मान लिया Q चार्ज से 8 लाइन निकलती है, तो 2Q से कितनी निकलेगी, 16 लाइंस, 3Q से 24 लाइंस, राइट। वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के समय मैंने बताया था। तो इस स्फीयरिकल सरफेस के अक्रॉस 8 लाइंस कट करके जा रही है, राइट। और इसका जो फ्लक्स मैंने टेक्निकली डिफाइन किया दैट इज q/ε0, ठीक। तो अब मैं कहूंगा कि जहां भी Q चार्ज रखा होगा स्फीयर के सेंटर पे वहां पे फ्लक्स होगा q/ε0 एंड दैट इज इक्विवेलेंट टू 8 लाइंस कटिंग अक्रॉस द सरफेस। ये मैंने डिफाइन किया, जरूरी नहीं कि हमेशा 8 हो, मैंने मान लिया कि Q चार्ज से 8 लाइन निकलती है, राइट। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैं किसी दूसरे क्लोज्ड सरफेस के लिए डिफाइन करूंगा, ठीक है। और अब आप बताना कि उन क्लोज्ड सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, राइट। फॉर एग्जांपल ये क्लोज्ड सरफेस है, और इसके अंदर यहां पर चार्ज रखा है Q, +Q, राइट। इस Q का इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस पूरे क्लोज्ड सरफेस के लिए क्या होगा वो हमें डिफाइन करना है। एक तो तरीका है कि आप हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, एरिया वेक्टर लो, उनका डॉट प्रोडक्ट लो और इंटीग्रेट करो, जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा क्योंकि सरफेस अनइवन है। तो मैं एक लॉजिक का यूज करता हूं, मैं इस पॉइंट चार्ज के आसपास एक स्फीयर बनाता हूं सच दैट उस स्फीयर का सेंटर पॉइंट चार्ज के साथ कोइंसिडेंट होता है। तो स्फीयर बना है, राइट। अब इस स्फीयर के अक्रॉस मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, तो कितना होगा, तो ऑलरेडी मैं स्फीयर के लिए फ्लक्स निकाल चुका हूं। अगर उसके सेंटर पे चार्ज है तो फ्लक्स होता है q/ε0, टेक्निकली हमने डिफाइन कर दिया। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की टर्म में समझना है, तो इससे लाइंस पास करते हुए दिखाओ आप। अब इस क्लोज्ड सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया ड्यू टू दिस चार्ज, 8 लाइंस कट करके जा रही है उसको, और वही लाइंस इस स्फीयर को भी कट करके जा रही है।
इसका मतलब ये हुआ कि स्फीयर के लिए जो फ्लक्स है वही इस क्लोज्ड सरफेस के लिए होना चाहिए। स्फीयर के लिए फ्लक्स है Q बाई एप्सिलॉन नॉट, दैट मीन्स वही फ्लक्स इस क्लोज्ड सरफेस के लिए भी होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि क्लोज्ड सरफेस के अंदर अगर चार्ज रखा है तो उस चार्ज का इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा उसके लिए Q बाई एप्सिलॉन नॉट, कैसा भी हो क्लोज सरफेस, ठीक है, किसी भी तरह का। अच्छा एक और बात, आप इस चार्ज को कहीं भी रख दो अंदर, हमेशा फ्लक्स की वैल्यू इतनी ही आएगी, क्योंकि हमेशा 8 लाइन ही इसको कट करके बाहर की तरफ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर क्लोज्ड सरफेस के अंदर कोई पॉइंट चार्ज रखा हुआ है तो उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स Q बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। पॉइंट चार्ज क्लोज्ड सरफेस में कहीं भी रखा हो, इससे फ्लक्स की वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? ठीक। अच्छा सिमिलर सिचुएशन लेता हूं मैं, ये क्लोज्ड सरफेस और अगर चार्ज बाहर है तो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा इस क्लोज्ड सरफेस के लिए। तो अगेन मैं लाइंस बनाता हूं जैसे वहां बनाई थी। अभी भी 8 लाइंस निकल रही है। नाउ व्हाट इज क्लोज्ड, व्हाट इज फ्लक्स अक्रॉस दिस क्लोज्ड सरफेस। अब समझना इस चीज को, एक लाइन कट करके इस क्लोज सरफेस के अंदर जा रही है और एक लाइन इस सरफेस के बाहर जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने आपको बताया था कि क्लोज्ड सरफेस को लाइन कट करके जब अंदर आती है तो उसका फ्लक्स निगेटिव होता है और लाइन कट करके जब बाहर जाएगी तो उसका फ्लक्स होगा पॉजिटिव। ठीक, इसका मतलब हुआ निगेटिव फ्लक्स यहां पे और पॉजिटिव, मतलब टोटल फ्लक्स क्या हो गया, 0। तो यही लाइन इसको कट करके अंदर भी जा रही है और बाहर भी जा रही है, तो इसका टोटल फ्लक्स जो है वो हो जाएगा 0। क्या मेरी बात क्लियर है? मतलब अगर क्लोज्ड सरफेस के बाहर चार्ज है तो उसकी जो लाइंस है वो जितनी लाइंस कट करके अंदर आएगी सरफेस को उतनी लाइन बाहर भी जाएगी, सो टोटल फ्लक्स ड्यू टू दैट चार्ज वुड बी 0। ठीक है, अब देखो गॉस लॉ के प्रूव करने के हम बहुत क्लोज पहुंच गए हैं। क्लोज्ड सरफेस के अंदर अगर चार्ज है तो उसका फ्लक्स में कंट्रीब्यूशन होगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट, और वही चार्ज अगर सरफेस के बाहर है तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 0। राइट, अब ये तो एक पॉइंट चार्ज लिया, ऐसे कई सारे चार्ज अगर ले लिए जाएं तो टोटल फ्लक्स किस तरह से निकालेंगे। तो ये क्लोज्ड सरफेस है, और स्पेस में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है। राइट, तो कुछ चार्ज इसमें अंदर होगा, कुछ पॉइंट चार्जेस इसके बाहर होंगे। राइट, अब हमें टोटल फ्लक्स निकालना है अक्रॉस दिस क्लोज सरफेस। राइट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स अक्रॉस क्लोज्ड सरफेस। ठीक, अब अभी मैंने बताया कि अगर कोई चार्ज Q सरफेस के अंदर रखा हुआ है तो उसका फ्लक्स होगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट, और अगर वो बाहर रखा है तो उसका फ्लक्स में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, उसका फ्लक्स 0 होगा। इसका मतलब इस क्लोज्ड सरफेस के बाहर जो भी चार्जेस हैं उनका फ्लक्स इस क्लोज्ड सरफेस के लिए 0 होगा, उनका कोई रोल नहीं है जो चार्ज बाहर है। जो चार्ज अंदर है उनका फ्लक्स में रोल होगा। ठीक, तो टोटल फ्लक्स को मैं लिखूंगा, हर चार्ज का रोल होगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो मान लो चार्ज 1 Q1 यहां मौजूद है तो इसका रोल होगा Q1 बाई एप्सिलॉन नॉट। ऐसे ही दूसरा चार्ज है Q2, इसका रोल होगा। ठीक है, तो जो भी चार्जेस अंदर हैं उन सभी के
कारण कुछ ना कुछ फ्लक्स होगा, सभी को ऐड कर देंगे, सो टोटल फ्लक्स क्या होगा, तो टोटल चार्ज इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस बाय एप्सिलॉन नॉट, इसी को मैं लिखूं फ्लक्स इज इक्वल टू नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो अगर किसी क्लोज्ड सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, ठीक, तो दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, राइट। मतलब जो इनक्लोज्ड चार्ज है, जो अंदर उसके चार्ज है, उसी का फ्लक्स में रोल होगा, बाहर वाले चार्ज का फ्लक्स में रोल नहीं होगा, राइट। इट इज नथिंग बट गॉस लॉ, ठीक है, यही गॉस लॉ का स्टेटमेंट है, राइट। तो ये गॉस लॉ का प्रूफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के थ्रू हमने बड़ी आसानी से इसको प्रूव कर दिया। तो अब हम गॉस लॉ का स्टेटमेंट लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स across closed surface फ्लक्स की टेक्निकल डेफिनेशन है E डॉट डी एस का इंटीग्रेशन पूरे सरफेस पर, और अभी हमने प्रूव किया दैट इज इक्वल टू नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो जो चार्जेस इस क्लोज्ड सरफेस के अंदर होंगे उन्हीं का इलेक्ट्रिक फ्लक्स में रोल होगा, जो चार्जेस इसके बाहर हैं उनका इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कोई रोल नहीं होगा, राइट। तो सिर्फ इनक्लोज्ड चार्ज का ही फ्लक्स निकालना है, राइट। तो फ्लक्स निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, क्लोज्ड सरफेस के अंदर जितने भी चार्ज है सबका सम कर दो बाय एप्सिलॉन नॉट, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो आप लिख लो इसको, इसका स्टेटमेंट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स अक्रॉस क्लोज्ड सरफेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स अक्रॉस क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 1 by epsilon naught times is equal to 1 by epsilon naught times net charge enclosed by the surface, charge enclosed by the surface। अच्छा, एक और चीज, जो हम क्लोज्ड सरफेस की बात कर रहे हैं, ये क्लोज्ड सरफेस रियल भी हो सकता है और इमेजिनरी भी हो सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं कि रियल सरफेस होगा तभी हम फ्लक्स निकालेंगे, इट कुड बी इमेजिनरी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ इमेजिन कर सकता हूँ कि यहाँ पर एक स्फीयर, आर रेडियस का एक स्फीयर, उसके अक्रॉस मुझे फ्लक्स निकालना है, तो उस इमेजिनरी स्फीयर के अंदर जो चार्ज होगा उसी का फ्लक्स में रोल होगा, राइट। तो सरफेस कुड बी इमेजिनरी और रियल। और जब हम गॉस लॉ लगाते हैं किसी क्लोज्ड सरफेस के लिए, तो वो क्लोज्ड सरफेस गॉसियन सरफेस कहलाता है, जिसके अक्रॉस
फ्लक्स निकाल रहे हैं थ्रू गॉस लॉ, तो वो जो सरफेस है दैट इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस, राइट। तो एक एग्जांपल लेते हैं। इस तरह का एक चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके लिए हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिफाइन करना है, राइट। पहला है सरफेस S1। सरफेस S1 के लिए फ्लक्स क्या होगा? फ्लक्स को मैं कह रहा हूं φ1, दैट इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड। कितना चार्ज इनक्लोज किया? +2q और -q। तो नेट चार्ज इनक्लोज्ड by epsilon naught, so that is plus q by epsilon naught। पॉजिटिव फ्लक्स का मतलब है, ठीक है, अगर हम नंबर ऑफ लाइंस निकालें तो नेट नंबर ऑफ लाइंस क्रॉसिंग फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, जो अंदर से बाहर की तरफ जा रही लाइंस, वो बाहर से अंदर वाली आने वाली लाइंस से ज्यादा होगी, ठीक है। दैट मीन्स फ्लक्स पॉजिटिव है। हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर सरफेस S2। सो नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये हो जाएगा प्लस q बाय एप्सिलॉन। इसका मतलब दोनों का फ्लक्स सेम है, दैट मीन्स नेट नंबर ऑफ लाइंस निकालें जो कि अंदर से बाहर आ रही है, वो दोनों के लिए सेम रहेगी, ठीक। फ्लक्स सिर्फ सरफेस के अंदर के चार्ज पर डिपेंड करता है। देखो एक और एग्जांपल लेते हैं। एक स्क्वायर है जिसका साइड है A, और इस स्क्वायर के सेंटर से a/2 डिस्टेंस ऊपर एक चार्ज रखा है +q। जो स्क्वायर है साइड A का, उसके सेंटर से a/2 डिस्टेंस ऊपर एक चार्ज रखा है +q। हमें इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है अक्रॉस दिस सरफेस। फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स अक्रॉस द सरफेस, ठीक है। डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। अब E.ds के इंटीग्रेशन से अगर हम इसको करें तो बहुत डिफिकल्ट होगा, थोड़ा हम सोचते हैं क्या करना चाहिए। गॉस लॉ को अप्लाई किया जा सकता है यहां। अब इमेजिन करो, अगर मैं क्यूब बनाता हूं जिसकी साइड है A, और उस क्यूब के सेंटर पर इस चार्ज को रख दूं Q, ठीक। क्यूब की साइड A है और उसके सेंटर पे अगर इस चार्ज को रख दूंगा तो इस पूरे क्यूब के लिए टोटल फ्लक्स कितना होगा पूरे क्यूब के लिए? तो चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स मतलब लाइंस कटिंग अक्रॉस द सरफेस। अब इमेजिन करो कि क्यूब के 6 फेस हैं, चार्ज सेंटर पे रखा है, तो सेंटर से जो 6 फेस है वो 6 के 6 सिमेट्रिक है, मतलब एक जैसे दिख रहे हैं आप। दैट मीन्स
जितनी लाइंस एक फेज को कट करेगी वैसे ही दूसरे को भी कट करेगी। दैट मीन्स जो फ्लक्स है वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा 6 फेज में। तो एक फेज के अक्रॉस कितना फ्लक्स होगा? फ्लक्स अक्रॉस वन फेज 1/6 होगा इसका। एक फेज के अक्रॉस फ्लक्स होगा Q/6 एप्सिलॉन नॉट। अब दोनों को कंपेयर करो। जैसे मैंने ये फेज लिया, फेज मतलब एक स्क्वायर होगा जिसकी साइड है, और उस स्क्वायर के सेंटर से a/2 डिस्टेंस पर ये चार्ज रखा है। तो इस चार्ज का इस फेज के अक्रॉस फ्लक्स Q/6 एप्सिलॉन नॉट होगा, राइट, जो कि यहाँ के फ्लक्स के बराबर होगा, राइट। इस तरह से गॉस लॉ के यूज से हम आसानी से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल सकते हैं। और कुछ एग्जांपल लेते हैं ऐसे। अच्छा, इस प्रॉब्लम को देखो। एक क्यूब है, राइट, और क्यूब के एक फेस के सेंटर पर चार्ज रखा है क्यू। क्यूब के एक फेस के सेंटर पर चार्ज रखा है क्यू। फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू दिस चार्ज क्यू अक्रॉस क्यूब। क्यूब के अक्रॉस फ्लक्स कितना होगा? अब जरा सोचो, क्यूब के फेस पर रखा है चार्ज। चार्ज को अगर मैं पार्टिकल मान लो, स्फेरिकल पार्टिकल, तो फेस पर रखा हुआ है, मतलब देखा जाए फेस पर रखने का मतलब है कि वो आधा क्यूब के अंदर होगा और आधा क्यूब के बाहर होगा। तो आधा चार्ज अंदर है, आधा बाहर है, तो इसका फ्लक्स सीधा लिखा जा सकता है नेट चार्ज इनक्लोज्ड। तो इनक्लोज्ड है Q/2 बाय एप्सिलॉन नॉट। मतलब इस चार्ज का जो फ्लक्स होगा अक्रॉस क्यूब, ये Q/2 एप्सिलॉन नॉट होगा। तो आधा फ्लक्स अंदर जाएगा, आधा बाहर जाएगा, ठीक है। इसी तरह से एक और प्रॉब्लम बनाई जा सकती है कि एक क्यू चार्ज को हम क्यूब के एक कॉर्नर पे रख रहे हैं और उसके लिए हमें फ्लक्स निकालना है। फ्लक्स अक्रॉस क्यूब ड्यू टू दिस चार्ज, कॉर्नर पे रखा है। अब सोचो, एक स्फीयर अगर कॉर्नर पे रखा है और उस स्फीयर का सेंटर इस कॉर्नर से कोइंसाइड कर रहा है, तो कितना पार्ट स्फीयर का इस क्यूब के अंदर होगा? थोड़ा आप सोचो, इमेजिन करो एक क्यूब रखा है यहाँ पे, उसी के पास एक और क्यूब रख दे, ऐसे ही 2 क्यूब साइड में भी रख दिए जाए, 4 हो गए, और 4 क्यूब इसके नीचे भी रख दें, राइट। तो इन 8 क्यूब का जहां टच करेंगे, उस पॉइंट पर अगर एक स्फीयर को रखूं, तो वो स्फीयर इन 8 क्यूब में इक्वली डिवाइड हो जाएगा। मतलब एक स्फीयर का 1/8 हिस्सा एक क्यूब के अंदर होगा। उसी लॉजिक से जो स्फीयर है उसका 1/8 पार्ट क्यूब के अंदर होगा, बाकी 7/8 पार्ट बाहर होगा, राइट। तो 1/8 हिस्सा ही फ्लक्स में पार्टिसिपेट करेगा। तो फ्लक्स होना चाहिए 1/8 टाइम्स Q/ε, ठीक है। सो दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो इनक्लोज्ड चार्ज पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट केस के लिए, ठीक, चार्ज क्यूब के अंदर रखा है, तो सीधी सी बात है उसका फ्लक्स होगा, कितना होगा? Q/ε0। सेकंड, एट द कॉर्नर, चार्ज एक कॉर्नर पे रखा है। अब आप थोड़ा सोचो, चार्ज को भी एक बहुत छोटा स्फीयर के फॉर्म में हम माने, पॉइंट चार्ज को, स्फीयर का कितना पार्ट इस क्यूब के अंदर होगा और कितना बाहर होगा? अगर आप इसको कॉर्नर पे रखते हो तो 1/8 पोर्शन जो है इसका अंदर होगा और 1/8 बाकी जो है 7/8 वो बाहर होगा। आप थोड़ा सोचो, एक क्यूब का ब्लॉक रखा है, उसके पास इधर भी एक ब्लॉक रखा है, इसके आगे भी,
2 रखें और नीचे 4, तो 8 क्यूब हैं, उनका जो सेंटर होगा उस पर अगर आप चार्ज रख दो या कोई स्फीयर रख दो तो वो 8 में इक्वली डिवाइडेड होगा। दैट मीन्स इस चार्ज का 1/8 पोर्शन अंदर है, तो फ्लक्स कितना होगा, Q/8 एप्सिलॉन नॉट। एट द सेंटर ऑफ वन फेस, कोई भी फेस के सेंटर पे रख दें, तो फेस के सेंटर पे रखोगे तो आधा स्फीयर अंदर होगा आधा बाहर होगा, तो फ्लक्स हो जाएगा Q/2 एप्सिलॉन नॉट। देन एज के सेंटर पे रखें, अब एज के सेंटर पे रखोगे तो 1/4 चार्ज अंदर होगा। आप सोचो जैसे ये क्यूब है, इसके ऊपर एक क्यूब रख दो, साइड में एक क्यूब रख दो और उसके ऊपर एक रख दो, तो जो जहां पर एज पर मैंने स्फीयर बनाया वो सबके सेंटर पे आ जाएगा, तो चारों में उसका चार्ज डिवाइड होगा। दैट मीन्स फ्लक्स क्या हो जाएगा, Q/4 एप्सिलॉन। ठीक है, तो सीधी सी बात है, जो फ्लक्स है वो नेट इनक्लोज्ड चार्ज पर डिपेंड करता है। ठीक, अच्छा इसी में एक और क्वेश्चन पूछता हूं मैं, अगर इस चार्ज को हमने क्यूब के सेंटर पे रखा तो एक फेस से कितना फ्लक्स का फ्लो होगा, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स अक्रॉस वन फेस ऑफ क्यूब। अगर चार्ज को सेंटर पे रखा है तो आप देख सकते हो, अगर सेंटर पे रखते हो तो उस केस में उसका फ्लक्स 6 फेस से जाके कट करेगा, और सिमेट्रिक पोजीशन पर है तो 6 फेज में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा फ्लक्स का, मतलब एक फेज के लिए कितना हो जाएगा, Q/6 एप्सिलॉन। ठीक है, 6 फेज में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो Q/6 एप्सिलॉन नॉट होगा। ठीक है,